ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। बिहार में पुलिस शराबबंदी कानून को सफल बनाने में लगातार जुटी हुई है। साल 2023 में पुलिस ने शराब पीने वालों से ज्यादा पिलाने वालों के खिलाफ अधिक सख्ती दिखाई और उन्हें सलाखों के पीछे धकेला। क्या कहते हैं बिहार पुलिस के आंकड़े और क्या है इस साल के लिए पुलिस का मास्टर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार पुलिस का चौंकाने वाला आंकड़ा। शराब पीने वाले कम, पिलाने वाले ज्यादा। तस्कर ही नहीं, माफिया पर भी नकेल। शराबबंदी कानून अब नहीं होगी फेल। बिहार में शराब तस्करों की शामत आने वाली है। नहीं मानने वाले माफिया अब सलाखों के पीछे होंगे। खाकरी बड़े अफसरों का दावा है कि अदना से सिपाही से लेकर बड़े बाबू चुनावी साल में सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए और भी ज्यादा सख्ती दिखाएंगे। पुलिस की ओर से चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार में पीने वालों से ज्यादा पिलाने वालों की संख्या है। आंकड़ा तो यही कहता है कि बीते साल जेल जाने वाले 90% लोग शराब पिलाने वाले थे। 55,035 लोगों पर शराब पिलाने का आरोप था। मात्र 5% यानी 6,118 लोग ही शराब पीने वाले थे। गिरफ्तार 52% लोग जेल जाने से बच गए। 66,253 लोग जुर्माना भरने के बाद छूट गए। बचे 48% यानी 61,153 लोगों को जेल जाना पड़ा, जिनके गुनाह काफी बड़े थे। पुलिस का दावा है कि नशा मुक्त बिहार का अभियान साल 2024 में भी जारी रहेगा। हमारा जो अभियान है नशा मुक्त बिहार और शराब मुक्त बिहार बनाने का, जो बिहार पुलिस का अभियान है वो 2024 में भी चालू रहेगा। प्रेस के माध्यम से सभी आम जनता से, सभी अभिभावकों से अपील है कि बिहार की जो पॉलिसी है वो समाज के हित के लिए नशा मुक्त बिहार और शराब मुक्त बिहार, उस पर आगे बढ़ें। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हर मिनट 4.5 लीटर शराब बरामद की गई। साल 2022 की तुलना में 2023 में ज्यादा सख्ती बढ़ती गई। 96,157 FIR दर्ज हुई, जबकि 2023 में 72,060 FIR दर्ज की गई। 2022 में 1,71,749 गिरफ्तारी हुई। 2023 में 1,43,621 लोग अरेस्ट हुए। 2022 में 18,63,486 लीटर शराब की जब्ती की गई, तो 2023 में 25,09,628 लीटर शराब बरामद की गई। 2022 में 16,988 गाड़ी और 2023 में 17,183 गाड़ियां जब्त की गई। इस तरह 2022 में 364 और 2023 में 491 ट्रक और कंटेनर जब्त किए गए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि 2016 से अब तक 1,522 के खिलाफ दोष सिद्ध हुए हैं, जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। अब तक 1,215 केस में 1,522 को सजा दिलाई गई। अब तो न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी पुलिस का एक्शन दिख रहा है। 224 शराब माफिया दूसरे राज्य से गिरफ्तार हुए। सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य झारखंड से 75, हरियाणा से 57, जबकि यूपी से 34, बंगाल से 24, पंजाब से 14 शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी समाज के हित में है और इसीलिए शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस की मदद करें। बिहार पुलिस या इससे संबंधित कोई भी सूचना है तो 15545 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे कार्यरत है, उस पर सूचना दें। और 14432 नंबर है जिसपे अपराधियों की सूचना आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से शराब मुक्त, नशा मुक्त बिहार बनाने में मदद करें। राज्य में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि चुनावी साल में भी ये अभियान जारी रहेगा। अब ये देखना होगा कि शराब पीने या परोसने वाले सबक सीखते हैं या फिर पुलिस के दावे में दम दिखेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबर है, जहां मंदिर बनाने वाले मजदूरों को न्योता मिला है। सूत्रों से जानकारी मिल रही, कुछ मजदूर कार्यक्रम में बुलाए गए हैं, कुछ कार सेवकों को भी न्योता दिया गया है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इससे जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है, जहां मंदिर बनाने वाले मजदूरों को भी न्योता मिला है, जिनकी मेहनत इस मंदिर में लगी हुई है, जो काफी दिनों से लगे हुए थे इस मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए, और इन मजदूरों को भी न्योता दिया गया है। ये मजदूर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ मजदूर को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही, कुछ कार सेवकों को भी न्योता मिला है। वहीं एटा के जलेसर में 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच चुका है। ये घंटा राम मंदिर को तोहफे के तौर पर दिया गया है। यह अनोखा घंटा है, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देगी। एटा से घंटा लेकर राम भक्त अयोध्या पहुंचे। शुद्ध पीतल के 2400 किलो वजन के घंटे को रामलला को समर्पित किया जाएगा। राम भक्त मनोज मित्तल ये घंटा अपने भाई की स्मृति में भेंट करना चाहते हैं। द्वारा हमारे भाई विकास मित्तल जी की स्मृति में ये जलेसर एटा उत्तर प्रदेश से आया है। ये 2400 किलो का घंटा है, जिसको सभी लोग हमने 2100 किलो का बोला गया था। ये इस समय 2400 किलो का घंटा है। ये राम मंदिर में लगेगा। ये माननीय श्री चंपदा जी बंसल को जाकर हम अभी सौंपेंगे। और ये जलेसर एटा घुंघरू घंटी द्वारा ये हमारे मार्ग को प्रस्तावित करेगा। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने जिलेवासियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अपने सिर पर कलश रखकर अश्विनी चौबे ने अक्षत देकर सभी को अयोध्या बुलाया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी लोग 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीप जलाएं। जनता के कल्याण के लिए और साथ ही विशेष करके जो हमारे सनातन धर्मावलंबियों का रक्षा कैसे हो और राम राज्य की पुनर्स्थापना इस देश में हो, इस दृष्टिकोण से भगवान श्री राम की कल्पना को साकार करने के लिए राम राज्य की स्थापना पुनर्होगी। और आपकी जानकारी के लिए शिवहर में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर भी निशाना साधा। लापरवाही के कारण, गैर जिम्मेदार मानसिकता के कारण आज बिहार के लोग वंचित रह गए, जबकि दूसरे राज्य के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों ने तो पहले भी मांग किया था कि जिनको जिनको राशन कार्ड है उनको तो इसका आयुष्मान भारत का 5 लाख का लाभ उठा ले, ताकि लोगों को कहीं भी इलाज कराने का। चिराग पासवान ने मंदिर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार ने शिक्षा मंत्री को सिर्फ सनातन धर्म पर सवाल उठाने के लिए रखा है क्या? शिक्षा मंत्री इतने ही ज्ञानी हैं तो दूसरे धर्म के गुरु क्यों नहीं बन जाते? वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग पर चिराग ने कहा कि बीजेपी से बात चल रही है, जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा। चिराग ने कहा कि बिहार में एनडीए 40 सीटों पर जीतेगी। यकीनन गठबंधन में तमाम दलों को वो सम्मान मिले और यकीनन एनडीए गठबंधन में कई और दल भी हैं। मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बातचीत अलग अलग दलों के साथ और क्या चल रही है, नहीं चल रही, वो मेरी जानकारी में नहीं है। बट हाँ, जो मेरी अपेक्षाएं, जो मेरी उम्मीद है, उस आधार पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाए। जनता को इस बात से लेना देना है कि भाई कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली बार आरजेडी का खाता नहीं खोला था। 2024 में इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर भी अपना खाता नहीं खोल सकेंगी। दरअसल बिहार बीजेपी स्वामी विवेकानंद की जयंती परिवार समागम कार्यक्रम करने जा रही है। इसको लेकर आज पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड के शुद्धिकरण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। स्पष्ट है, पिछली बार
राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुला था। इस बार पूरे इंडी गठबंधन का आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है और 2024 में इंडी गठबंधन कितना भी मिल जाए, माले हो, सीपीआई हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, कितनी भी पार्टियां मिले उनका खाता नहीं खुलने वाला। मोइनुल हक स्टेडियम की जर्जर स्थिति को लेकर मंत्री जितेंद्र राय ने विरोधियों पर निशाना साधा है। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग इस पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। स्टेडियम बनाने को लेकर बातचीत हुई है और जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। वहीं बिहार में खेलों को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में बिहार ने खेल के क्षेत्र में जो काम किया है उससे और भी रफ्तार मिलेगी। वहीं मंत्री ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक के लिए बिहार की टीम को पटना से रवाना किया और टीम को अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। जानकारी के मुताबिक बिहार से 46 बच्चों को इस महोत्सव के लिए चयन किया गया है। मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण होना है पुनः, उसके लिए डीपीआर भी बन चुका है। अब निविदा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो उस परिस्थिति में कुछ लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो अगर जर्जर नहीं रहता तो उसका निर्माण की आवश्यकता थी। तो वो सब चीज़ें हैं जो समय समय पर बदलाव होता है, उसको करना पड़ता है। बोधगया में आ रहे विदेशी पर्यटक देश से काफी बुरा अनुभव लेकर जा रहे हैं। दरअसल बोधगया में इन दिनों भिखारियों की संख्या काफी बढ़ गई है। ये भिखारी सिर्फ बिहार के ही नहीं है बल्कि कई दूसरे राज्यों से भी भिखारी बोधगया पहुंचते हैं और 3 से 4 महीनों के लिए बोधगया में रहते हैं। विदेशी पर्यटकों के बोधगया पहुंचते ही एक्टिव हो जाते हैं और अपने परिवार के साथ सड़कों के किनारे डेरा बसा लेते हैं। ये भिखारी पर्यटकों को काफी परेशान भी करते हैं और भीख नहीं देने पर बुरा भला कहते हैं। जिला प्रशासन भी इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि इन भिखारियों के बोधगया आने से यहाँ चोरी और छिनतई की घटना बढ़ जाती है। और यहाँ तक कि आज ये संदेश हो गया है कि दूसरे राज्यों से भी भिखारी आकर के और यहाँ पर अपना काम धंधा चला रहे हैं, जिसका कोई भी छानबीन नहीं होता है, न ही किसी का चेक किया जाता है। मतलब कौन कहाँ के हैं, किसी भी प्रकार का कोई इंक्वायरी नहीं किया जाता है। बिहार में नई आईटी पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा है कि आईटी के क्षेत्र में बिहार सरकार करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है और ऐसे में देश ही नहीं विदेश की कंपनियां भी बिहार की तरफ देख रही है। मंत्री ने कहा कि आईटी क्षेत्र में सरकार स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे और इस आईटी पॉलिसी के माध्यम से हजारों करोड़ों का निवेश होगा और एक अनुमानतः लाखों बेरोजगार जो आईटी क्षेत्र में है, चाहे दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार सृजन का काम होगा। कि इस पॉलिसी के माध्यम से क्या लाभ हम देना चाहते हैं जो हमारी आईटी कंपनियां हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 तरह के मुख्य लाभ हमने इस पॉलिसी के अंदर रखे हैं। पहला है कि कोई भी कंपनी या तो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहे या यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहे, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने उनको कैपिटल सब्सिडी देने की बात करी है, जो कि अप टू 30% है और उसकी अधिकतम सीमा अगर उनका प्रोजेक्ट 30 करोड़ तक का है तो हम ये 30% की राशि तक देंगे। और अगर वो हमसे कैपिटल सब्सिडी के रूप में नहीं चाहते हैं और वो एक बैंकेबल प्रोजेक्ट लेके आए हैं तो हम उनको इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में 10% तक की राशि तक इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। बेगूसराय से बड़ी खबर है जहां एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महिला का प्रेमी शहजाद पुलिस की गिरफ्त से फरार है। मामला 7 जनवरी के खुदाउनपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल फफोत में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव बरामद किया गया था। मृतक महेश्वर राय के परिजनों ने अपनी ही बहू रानी राय पर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी ने स्वीकार किया कि रील्स बनाने के दौरान उसे शहजाद से प्यार हुआ, जिसके बाद उसने शहजाद के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी और व्हाट्सएप पे चैट भी काफ़ी करती थी। इसी दौरान उसका एक गांव का ही एक आदमी है शहजाद, उससे संपर्क हुआ, उससे अवैध संबंध इसके स्थापित हुए और इसने अपने इसी प्रेमी के साथ मिल करके पति जब घर में सो रहा था तो उसका ओढ़नी से गला और मुंह दबा के हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट किया है। पत्नी का जब बयान लिया गया तो कन्फेशन में उसने अपना यह अपराध स्वीकार किया है। शहजाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।
बड़ी खबर मोतिहारी से। शाह रामगढ़वा में ऑर्केस्ट्रा नाच के दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव का है। दरअसल छठी भोज में ऑर्केस्ट्रा का नाच प्रोग्राम चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी गीत बजते ही युवक ने मंच पर आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली लगने से गुट्टू नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक के परिजनों ने बताया कि गुट्टू की अप्रैल में शादी होने वाली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली लागल गुटुआ के। कटिहार में खाना वाना खैलक लोग सब केहू दवाई नाच गाना होला तो के गोली लागल। हम तो रमी से ना गोली लागल का भइल रमी से तो ये सब बात बाटे। अब सब प्रशासन के हाथ में बाटे के छानबीन हुई। पूरे बिहार के साथ भागलपुर में भी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले और रिक्शा चालक कागज और प्लास्टिक जलाकर किसी तरह से ठंड से बचने की जुगतने लगे हैं। सिल्क सिटी में गिरते तापमान से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग की माने तो सिल्क सिटी में फिलहाल लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। सिल्क सिटी में सर्दी लोगों को सता रही है। ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। इस वक्त मैं भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर में हूं और आप तस्वीरों में देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर में ठंड किस कदर है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रिक्शा चालक और फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोग कागज और प्लास्टिक जलाकर ठंड से बचने की जुगत में है। लगातार तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ गई है और लोगों की परेशानी इसके साथ ही बढ़ गई है। ठंड से किस तरह से आप लोग बच रहे हैं? यह ठंड तो अभी आगे ना कार्टून लेकर के जबरदस्त से चुन चान के बैठा रहे हैं सर। क्या जला क्या रहे हैं आप? कार्टून है सर, लकड़ी है, प्लास्टिक है सर, यही सबसे जला। उसमें भी प्रशासन भगा देता है डंडा मार के सर। तो ठंड से परेशानी बढ़ी है? ठंड से परेशानी बढ़ी है सर। तो कैसे स्टेशन परिसर में रात कैसे गुजार रहे हैं? कैसे गुजरती है रात? अभी तो सर आदमी को हम लेकर आए, ट्रेन से आदमी आ रहा है मेरा, उसके लिए हम खाली कैसे रात गुजरती है स्टेशन परिसर में? पन्नी जला के भैया, जहाँ लकड़ी जल रहा है ना वहाँ दुकानदार ने तो अपने नहीं देता है। लकड़ी चुरा के दुकानदार रख लेता है, बोलता है यहाँ से भागो, तो अपने नहीं देगा। अभी क्या जला रहे हैं? अभी प्लास्टिक अपना जला रहा है। ये भी प्लास्टिक तो अपने में भी प्रशासन मार्गो भगा रहा है। चलिए एक बार फिर से आप ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो रेलवे स्टेशन परिसर में जो रिक्शा चालक है, खासकर फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले जो लोग हैं, वो प्लास्टिक और कागज जलाकर आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि लगातार सिल्क सिटी में तापमान गिर रहा है और ठंड जो है वो बढ़ गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सर्दी के सितम के बीच कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत गंगा घाट में अस्थायी रूप से आश्रय स्थल की व्यवस्था की गई है। 17 बेड वाले इस रैन बसेरे में महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग बेड की व्यवस्था है। मनिहारी गंगा घाट बिहार झारखंड को गंगा नदी से जलमार्ग के माध्यम से जोड़ता है। साथ साथ पवित्र गंगा के कारण बंगाल, असम और नेपाल तक से लोग मनिहारी गंगा घाट आते हैं। रैन बसेरा का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। सर्दी के सितम के बीच कटिहार के मनिहारी गंगा घाट में पहली बार इस तरह रैन बसेरा का स्थापना किया गया है। और आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं। ये मनिहारी गंगा घाट की तस्वीर है, जहां बिहार झारखंड के सीमा से जुड़ा हुआ है ये जलमार्ग। ये अति महत्वपूर्ण है। लोग रात में आते हैं और कोई भी व्यवस्था इस इलाके में नहीं होने से लोगों को परेशानी होता था। इसी को देखते हुए मनिहारी नगर पंचायत की तरफ से इस रैन बसेरे की व्यवस्था किया गया है। क्या है व्यवस्था, पहले आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं। लगभग 17 बेड की व्यवस्था है यहाँ और महिलाओं के लिए अलग पार्ट किया गया है। और बगल में शौचालय है, शुद्ध पानी की व्यवस्था है। तमाम व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था बेहद जरूरी था इस इलाके के लिए। जरा बात कर लेते व्यवस्थापक से, क्या क्या व्यवस्था किया गया है? क्या क्या व्यवस्था है आप लोग की? यहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था है, जिसमें कंबल, चादर, तोशक
रजाई सब चीज़ की व्यवस्था है, शुद्ध पीने का पानी, साथ में शाम में अलाव की व्यवस्था है ठंड से बचने के लिए हेतु, और जस्ट ही बगल में आपका यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। बेड 17 बेड की व्यवस्था है, जिसमें 5 बेड महिलाओं के लिए है। खाने का क्या व्यवस्था है? खाने की व्यवस्था है 30 रुपये में भरपेट प्रति व्यक्ति, यहाँ पे दीदी की रसोई की तरफ से। क्या नाम है? मेरा नाम भवानी सिन्हा, सामुदायिक संगठक मनिहारी। उप मुख्य पार्षद भी है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं, निरीक्षण के लिए आए। पहली बार इस तरह का व्यवस्था क्या है, कितना? देखिए, नगर पंचायत मनिहारी की तरफ से घाट पे जो है, मनिहारी घाट पे पहली बार जो है अस्थायी आश्रय स्थल का व्यवस्था किया गया है, और आदमी अच्छे से इनका लाभ भी ले रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा कि अलाव की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौच की व्यवस्था है, और यहाँ पे ठंड का समय है तो कंबल वगैरह वगैरह सब चीज़ का जो है समुचित व्यवस्था किया गया है। शुभम कुमार पोद्दार, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत मनिहारी। तो एक तस्वीर आपको इससे पहले और दिखाते हैं, जो ठंड में रात में इस तरह के अलाव की भी व्यवस्था होता है, नगर पंचायत की तरफ से किया गया है। और ये जो रैन बसेरा है ये बेहद खास है, क्योंकि ये जो बिहार झारखंड के सीमा पर बसा हुआ इलाका है, और लोग बिहार झारखंड से यहाँ तक पहुँचते हैं, साथ ही गंगा तट में नेपाल असम तक से भी लोग आते हैं, इसीलिए ये अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ फिलहाल मनिहारी नगर पंचायत की तरफ से ये तमाम व्यवस्था किया गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।